2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पहली बार बीएड के लिए। 2024 में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था। मेरिट बनी थी जैसे कि 2023 से पहले बनती थी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से। और अब 2025 में एंट्रेंस होगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को गलत साबित नहीं करना है। बच्चा हर हाल में सही है। अगर वो फेल भी हो रहा है तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं, शिक्षण व्यवस्था है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है। तो बच्चे को सर्वोपरि रखना है। बच्चा 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 भगवान, बच्चा सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आंसर है वो सही आंसर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। और यही चीज़ हमें डाइट में सिखाई गई थी और यही चीज़ मैं यूट्यूब के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि हमें बच्चे को प्रायोरिटी रखनी है। और बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बच्चे के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस स्टेटमेंट को, तो आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की आर्थिक योग्यता का विकास, विद्यार्थियों की सामाजिक योग्यता का विकास, पढ़ने में सक्षम। तो ये तीनों ही चीज़ें चौथे ऑप्शन में समाई हुई हैं कि बालकों का सर्वांगीण विकास। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो आपको सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चारों ऑप्शन लगते हैं कि चारों ही हो सकते हैं, लेकिन उन चारों में भी आपको ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें बाकी के तीन समाये हुए हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बट ये चीज़ आ जाती है। तो अब ये तीनों ऑप्शन चौथे में समाये हुए हैं। और ये हमेशा बात ध्यान रखना कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। और इस स्टेटमेंट को आप रट भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है। तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो भी आपके टीचिंग प्रोग्राम है वो सब एनसीटीई के अंडर आते हैं, वही सब देखता है। वही अथॉरिटी जो आपका रिकॉग्निशन लेटर होता है सब वही प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अर्थपूर्ण क्रम ज्ञात करिए। तो आपको क्रम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा जन्म ही होता है, ठीक है। तो ए वाला देख लो, ए सबसे पहले कहाँ है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। अब दोनों ये बचे। अब सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमारा होता है मृत्यु। अब मृत्यु देख लो कहाँ पर है, सी वाले में है ना मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। इसमें बाकी आप चेक कर सकते हो, जन्म हो गया, ई शिक्षा हो गया, फिर उसके बाद डी हमारा हो गया क्या बोलते हैं शादी हो गया, और बी हमारा हो गया अंतिम संस्कार, ठीक है, और सी हमारा हो गया मृत्यु, ठीक है। अंतिम संस्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एनईपी 2020 के अध्यक्ष सबको पता ही है कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये रटना है। और एनईपी 2020 एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो करवा भी दूंगी, तो वो आपको ज़रूर देखने हैं क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है उसका काम, बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है उसका। तो इस वजह से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है उसके अंदर से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। अगर आप बच्चे से क्रिएटिव आंसर चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बने हुए प्रश्न नहीं होने चाहिए कि ताजमहल कहाँ है आगरा में। अब इसमें बच्चा कौन सा क्रिएटिव आंसर देगा, नहीं दे पाएगा ना। क्रिएटिव मतलब कुछ बच्चा खुद से सोच के आंसर कर रहा है, ऐसा नहीं है रटे रटाए आंसर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे। अब बाकी यहाँ पे ये तो होगा नहीं। और विषय वस्तु आधारित की नहीं, इसी चैप्टर में से बताओ, तो वो चैप्टर के बिहाफ पे बताएगा। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष कक्षा, ये तो होगा नहीं कि आप मतलब सामने पढ़ा रहे हो, सामने कक्षा हो रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। मुक्त उत्तर वाले, ठीक है। ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमें वो बच्चे से पूछने चाहिए अगर हमें क्रिएटिव आंसर चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल कार्य क्या है। तो शिक्षा का मूल कार्य पूछा है इन्होंने। तो कक्षा में उत्तर ना देने पर डांटना, तो अभी मैंने समझाया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बच्चे को हमें कुछ नहीं करना, डांटना पीटना मारना या कुछ बोलना कुछ भी अलाउ नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। स्व अध्ययन में सहायता करना,
तो शिक्षा का मूल कार्य है स्व अध्ययन में हम बच्चों की सहायता कर सकते हैं। और उसके बाद है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तय करना। उपरोक्त सभी, तो देखो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि पहला कट गया। अब बचे हमारे दो। अब दो में हमारा दोनों ही सही है, लेकिन अब इन दोनों में से भी आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूसरा समाया हुआ है। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर्स फाइंड आउट करने की मैं आपको बीच बीच में टेक्निक बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करती हूँ। वैसे मेरी पेडागोजी सेक्शन है जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन मेरा अच्छा है, DSSS में उसी के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वही कहते हैं ना, जो पार्ट अच्छा हो आपका, मतलब जिस सब्जेक्ट पे कमांड हो उसको बढ़िया कर लो। तो बस मैंने उसी पे ध्यान दिया था और उसी की वजह से आज मेरे पास जॉब है। मैंने मतलब एक होता है ना, एक किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो मेरी पेडागोजी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी है। ओके, सो ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा नेतृत्व में ज़रूरी है। तो जो हमारी क्लास टीचर, जो क्लास लीडरशिप होती है, तो वो हमारी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आप रट ही सकते हो क्योंकि इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हमारा है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन में, और उसके बाद है नवीन अनुभव प्राप्त करने में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है, वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है और उसे न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो इन सभी में तो शिक्षा अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा गुण होना सबसे ज़रूरी है? तो बच्चा विनयशीलता होनी चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचार करने भी आने चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करें? तो आप यहाँ पे सिंपल सा टिक कर देंगे, स्वतंत्र रूप से विचार करना उसको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी की चीज़ें देखोगे तो वो कहीं ना कहीं तीसरे वाले में इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है। कठोर अनुशासन अभी मैंने समझाया था, ये तो बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा। आप ये देख लो जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, उसको तो बिल्कुल टिक मत करना। अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, ये तो होना चाहिए। केवल छात्रों का सहयोग, देखो केवल छात्रों का सहयोग होगा तो बिल्कुल उससे नहीं क्लास डिसिप्लिन रह पाएगी। और कहानियाँ सुना दोगे, कितनी कहानियाँ सुनाओगे? कहीं ना कहीं तो बच्चा डाइवर्ट होता ही है ना। तो अगर बच्चों और छात्रों और बच्चों के बीच में एक आपसी सहयोग है, एक परस्पर सहयोग की भावना है, तो कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जाति भेद, आनुवांशिकता, वातावरण, आनुवांशिकता तथा वातावरण। देखो, आनुवांशिकता हमारा जो डेवलपमेंट, हमारा जो बेसिकली फिजिकली डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इसका मतलब जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो आनुवांशिकता तो नहीं होगा। तो आनुवांशिकता की वजह से हमारा ये वाला और ये वाला कट गया। जाति भेद तो का पता नहीं कहाँ से आ गया उठ के, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो बचा हमारा वातावरण। तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब एक बच्चे को आप रख रहे हैं चोरों के बीच में और एक बच्चे को रख रहे हैं साहूकारों के बीच में, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए दोनों बच्चों का सामाजिक विकास कैसा होगा। तो हम उसको जैसे इन्वायरमेंट देंगे, एक वो हरे तोते वाली कहानी सुनी होगी आपने, एक चोर के पास रहता है और एक राजा के पास रहता है ना, तो उसको वेद वगैरह सब याद, दोनों भाई होते हैं जबकि। तो जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चों को देते हैं, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो वैसा ही होता है। तो इन्वायरमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं चीज़ें समझा पा रही हूँ, ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और इस चीज़ को आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत है, या आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि मैम इसको इस तरीके से, या कुछ भी मतलब कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखूँ। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है, तो उसमें मातृभाषा में एजुकेशन जो है हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, और ये NEP 2020 में भी ये बात बोली गई है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य बिंदु है। तो देखो, आप बच्चों की बुद्धि मापोगे तो खाली ये काम तो आप कर नहीं सकते कि बच्चों की बुद्धि मापने के लिए आपने करिकुलम बनाया है। ठीक है, और हाँ, करिकुलम
जो शब्द है, जो वर्ड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से वर्ड से निकला है और इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करिकुलम के बारे में थोड़ा-सा आप लोग अगर बता सकते हैं थोड़ा-सा कहीं से पढ़ के, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर, मतलब वांछित मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चा हाँ इस लेवल पर पहुँचे। उसके बाद है हमारा शैक्षिक उद्देश्य, कि अगर हम जो करिकुलम बनाते हैं तो हम उसमें ये चाहते हैं ना कि हमारे क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका ऑप्शन ख और ग हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, आप सिर्फ बुद्धि मापने के लिए बच्चों के लिए करिकुलम नहीं बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, या शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो इसका आंसर है शिक्षा बिना बोझ के, जो कि यशपाल कमेटी थी, जो है ना, प्रोफेसर यशपाल कमेटी की, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी शिक्षा बिना बोझ के। और उन्होंने एक चीज़ और, मैं अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलती है जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी, और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि जो प्रोफेसर यशपाल जी थे, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एक तरीके से, तो उन्होंने मतलब जो ट्यूशन्स हम लोग बच्चों के लगवाते हैं, तो उन्होंने ट्यूशन्स को हमारी जो एजुकेशन जो व्यवस्था है, जो हमारा शिक्षण व्यवस्था है, उसके लिए बहुत ही एक खतरनाक चीज़ माना है ट्यूशन को। ठीक है, तो ये अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आती है और अगर ऑप्शन आते हैं किसने कहा था, तो आप यशपाल जी का टिक लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है क्वेश्चन, मुझे एकदम याद आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कोठारी आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बहुत इजी है और आप लोगों को आता भी होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, और राजस्थान के थे। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, राजस्थान के थे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आप वो कौन थे और ये कब गठित हुआ था? 1964, 65, 66, 67, सबको पता होगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, कि बच्चों का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डेवलपमेंट हो, तो आपको क्या लगता है? तो देखो, शारीरिक परिश्रम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है उसका, सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा भी हो सकता है, अच्छे साहित्य के द्वारा भी हो सकता है, और मानसिक कार्यों के द्वारा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऐसा काम है जिसके द्वारा, जिसमें जो हमारे बाकी के 3 है वो उसमें इंक्लूड है। तो इन्होंने बोला है अधिकतम विकास होगा। तो अधिकतम विकास देखो, यहाँ पे जो साहित्य और संस्कृति वाला पॉइंट है ना, वो तो हमारा फर्स्ट वाले में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब बचा शारीरिक परिश्रम द्वारा। तो देखो, खाली शारीरिक परिश्रम अगर बच्चे को आप एक्सरसाइज करवाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, एक्सरसाइज करवाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो बच्चों को, तो उसका मतलब संपूर्ण विकास एक तरीके से नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा विकास उसका मानसिक कार्यों द्वारा होगा। ठीक है, जितना वो बच्चा दिमाग से खेलेगा, दिमाग पे जोर देगा, जोर इन द सेंस प्रेशराइज नहीं करना है, क्रिएटिव चीज़ें। ठीक है, तो वो बाकी चीज़ें उसकी अपने आप ही सही होती चली जाएंगी और उसका डेवलपमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम चाहते हैं। तो ए ऑप्शन पे सारे 3 ऑप्शंस हमारे जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से पूर्ण सहमत हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे को अ, भय और दंड, मतलब उनको हम डराते हैं और उनको हम बोलते हैं ये नहीं किया तो मुर्गा बना दूंगी, मैं मारूंगी, मैं तुम्हें डंडी से पीटूंगी, तो बच्चा ना, ऐसा नहीं है कि अनुशासन में आएगा, वो बच्चा ना अनुशासनहीन बन जाता है, वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है। उसको पता है कितनी बार पिटेगा टीचर, एक बार पिट लिया, 2 बार पिट लिया, एक बार डांट खा ली, 2 बार डांट खा ली, फिर एक टाइम पे डर भी बंद हो जाता है, और वो फिर उसको डरना बंद हो जाता है, फिर वो किसी से भी नहीं डरता, फिर वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो पूर्णतः सहमत है हम इस मतलब इस स्टेटमेंट से। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने विकसित किया है, तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत विकसित किया है, चेतन मन अवचेतन मन। और एक बुक है अवचेतन मन करके, मुझे अभी राइटर याद नहीं आ रहा है, मैंने वो बुक पढ़ी है, तो अगर
टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना उसको। और राइटर अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। मेरे पास रखी है बुक, अभी है, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बता दूँगी, काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है। ये काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में जो शिक्षक के लिए नोट लिखा होता है, तो उसमें ओपन बुक्स परीक्षा का भी एक पॉइंट है। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी पढ़ रही थी सीटेट के लिए, तो मुझे ऐसा ये पॉइंट मिला, और वैसे मुझे पता है इसका आंसर। तो ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो इससे छात्र गंभीर रहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो इसमें होता क्या है, ओपन बुक में आपको टाइम दिया, मान लो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, और आपको 2 घंटे में 5 क्वेश्चंस करने हैं, और आप बुक खोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, बट उस टाइम पे आपका दिमाग सोचो कितना दौड़ेगा, कि आपको किस तरीके से आंसर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, मतलब आपका दिमाग दौड़ेगा कि उस 2 घंटे के अंदर अंदर आपको किस तरीके से बुक में से कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठानी है, कौन सा कहाँ सही से लिखना है, किस तरीके से उसको मतलब स्टेप वाइज लगाना है कि पहले क्या, पहले क्या आएगा, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर होते हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको पता ही होगा इसका आंसर। अब है दिवा स्वप्न क्या है, तो इसका गूगल करने पर मुझे क्योंकि इसकी ये जो क्वेश्चन पेपर है जिस यूनिवर्सिटी का, तो आंसर की नहीं दी थी, ये सारे आंसर्स मेरे खुद के बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसका जो जो डेफिनेशन है गूगल पे अलग है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो निर्थक कल्पनाएं करना इसका आंसर हो जाएगा, दिवा स्वप्न का मतलब। उसके बाद अच्छा हाँ, दिवा स्वप्न एक बुक है, वो किसने लिखी है वो आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ, गिजूबाई बदेका ने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिवा स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गिजूबाई बदेका। विद्यालय से छात्रों के भागने के क्या कारण है। अगर बच्चा स्कूल से भाग रहा है तो वो क्या कारण है। रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, मतलब इंटरेस्टिंग टीचिंग नहीं है आपकी, इसलिए बच्चा भाग रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, छात्रों की शिक्षा में भाई बच्चों को गलत नहीं ठहराना, मैंने अभी भी बताया था आपको। छात्रों को दंड ना देना, बच्चों को पनिश नहीं करते हो तो बच्चा भाग जाता है, बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है। अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता, मतलब हम उदासीन होते हैं, भाग रहा है तो भागने दो, तो ये भी नहीं सही बैठ रहा है। तो एक तरीके से हमारी ही गलती है, भाई हम ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो आप, चाहे आप पढ़ा भी रहे हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप गलत हो, ठीक है। बच्चा गलत नहीं होगा, ये चीज़ आप गांठ बांध लेना। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है आप लोगों को, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका मतलब है समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगी, इन चारों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी क्या होता है। और एकीकृत शिक्षा का तो डिफरेंस मुझे अभी, जब मैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रही थी अपने, तब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था। स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन मुझे पता था, इन दोनों का मीनिंग मुझे बाद में पता चला है। तो इन चारों में क्या डिफरेंस होता है मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आपको एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। और इसके अलावा हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये बहुत गलत आपके मन में बना हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, उसमें आपका हर तरीके का बच्चा आता है, गरीब अमीर, और वो चाहे दिव्यांग हो चाहे दिव्यांग ना हो, चाहे वो उसको कोई और प्रॉब्लम हो, लाइक ऑटिज़म है या मेंटली रिटार्टेड है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मतलब अति एक्स्ट्रा ब्रिलियंट ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो हर तरीके का बच्चा उसके अंदर आता है। तो मतलब जब मिक्स एकदम कहते हैं ना, वो मिक्स सब्जी सांभर टाइप कुछ ऐसे, तो उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। सांभर से याद कर लो, समावेशी शिक्षा, कि उसमें हर तरीके का बच्चा आता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चे ही आ रहे हैं, हर तरीके का बच्चा, ठीक है। उसमें इंटेलिजेंट बच्चे, ये सब सारे इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। समावेशन का अर्थ है, अभी मैंने समझाया था, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ करनी चाहिए, तो ठीक है यही हो जाएगा। और अलग तो होनी नहीं चाहिए समावेशी का, फिर समावेशन कैसे हो जाएगा, तो बाकी के ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद हमारा है
बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, इसको रट लो भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और आपको पता ही होगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, लड़के और लड़कियों में पाए जाने वाला भेद सबको पता ही है, लैंगिक भेद है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? आप एक इफेक्टिव टीचर हैं, मतलब नहीं है, होने की बहुत कम संभावना है। अगर आप प्रभावी शिक्षक नहीं है तो इसकी कम संभावना है, ठीक है, होने की कम संभावना है। जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है वह जिसे पढ़ाने में रुचि ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपकी पढ़ाने में रुचि नहीं है तो आप कैसे इफेक्टिव टीचर हो जाएंगे, है ना। वह जो हर समय अपनी विद्वता, अबे अरे अपने मतलब मेरे को तो ये आता है, मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ, मुझे ये आता है, तो हमेशा ही अपने गुणगान करना तो आपको कहीं से भी इफेक्टिव टीचर नहीं बनाता। अब बच्चे ऐसा नहीं आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, बच्चे सोचेंगे पता नहीं मतलब क्या क्या बताते रहते हैं अपने बारे में, जैसे यही है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ख और ग तो होगा नहीं, तो हमारा क्या बचा, ए, जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है। और नैतिक मूल्य की शिक्षा खैर दी नहीं जाती, वो व्यवहार के द्वारा बच्चों तक ट्रांसफ़र की जाती है, बट ऑप्शन में दिया है तो हमें यही मानना पड़ेगा। और बाकी नैतिक मूल्यों की शिक्षा कभी भी दी नहीं जाती, वो हमारे बिहेवियर के थ्रू बच्चों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय अभिभावक द्वारा बुलाए जाने पर अगर कोई पेरेंट्स एकदम आ जाता है और आपको बुलाता है और आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आप मना कर देंगे, तो भाई मना तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, नहीं तो वो जाके तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है। और उसको पास तुरंत चल दोगे, ये भी नहीं करोगे कि भाई तुमने बुलाया और हम चले आए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर की मैंने बताया नहीं आई है, तो मुझे इसका आंसर यही लगा कि एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेज देंगे, ठीक है, या वर्बली जैसे बोल सकते हैं हम लोग के भी पढ़ा रहे हैं जो कुछ भी है, क्योंकि मना करना भी ठीक नहीं है और तुरंत चले जाना भी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे बी ऑप्शन इसका करेक्ट लगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं उनमें प्रयोग करने की क्षमता, तो प्रयोग के लाभ बताकर, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग को कॉपी में लिखवाकर, उपयोग सभी। तो इसका आंसर देखो, इसमें अगर एक ऑप्शन होता कि बच्चों से प्रयोग करवाकर, ठीक है, अगर मान लीजिए करवाकर होता तो करवाने वाला जो था ना वही ऑप्शन सही होता, बाकी गलत हो जाते हैं हमारे, क्योंकि बच्चा जो करके सीखता है, जो बच्चा करता है खुद से, ठीक है, तो उससे उसमें जो प्रयोग करने की क्षमता का विकास है वो, क्योंकि वो खुद से कर रहा है। तो लेकिन करवाने वाला अभी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हमारा बेस है आंसर्स को, सही आंसर को फाइंड आउट करने का, कि बच्चा जो करके सीखता है वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें करना है नहीं है। तो इस वजह से हम इनमें से किसी तीन में से किसी एक को भी सही नहीं बता सकते, क्योंकि लिख कर भी मतलब नहीं बता सकते, दिखाकर भी नहीं बता सकते, और लाभ बता, तो इस उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम चले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बाकी हमारा नहीं तो फिर वही जो मैंने बताया अभी आपको कि करवा कर होता तो हम वही उस पे जाते। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? जो मतलब फिजिकली एबल है वो बच्चा, लंगड़ा भी बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऑप्शन में लिखा है तो हो सकता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना। पोलियोग्रस्त हो सकता है, दृष्टिबाधित, लेकिन जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। कोई बच्चा जड़ बुद्धि है, इट डजंट मीन करने, इट डजंट मीन कि वो दिव्यांग भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तो सभी, ठीक है, स्नेह का भी, विश्वास का भी, सम्मान का भी। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और जिन लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करेंगे,
तो उनको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे आता पता ही नहीं चलता। आप वीडियो ठीक है, आई नो कि आप देखते हो, बट कुछ तो बोल दिया करो, अच्छा बुरा कुछ बुरा ही लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ गलत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँ। और कुछ अच्छा है तो वो भी बता सकते हो। थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, कनेक्टिविटी है मेरे साथ, और कनेक्टिंग हो तो अच्छे से कनेक्टेड रहने में फ़ायदा है, मुझे लगता है हम दोनों को ही, आपको भी और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से अपनी तैयारी करो। और एग्ज़ाम वैसे मार्च तक हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो वही 15 तक मैंने वीडियो में बताया भी था आपको। बाकी जो भी अपडेट रहती है मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, एक क्वेरी और आ रही है कि मैम मिस्टेक्स हो गई हैं फॉर्म भरते हुए, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मिस्टेक के रिगार्डिंग, तो वो देख लेना, उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। 12:45 हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके जीएस से रिलेटेड है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में वर्तमान कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं अभी प्रेजेंट में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो वो होता है हमारा संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा हॉकी। हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो संप्रेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, नागपुर में कौन सा फल प्रसिद्ध है। और इसका आंसर सबको पता ही होगा कौन सा है, संतरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो संतरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबको पता है कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, NCERT कहाँ स्थित है। जो NCERT स्थित है हमारी दिल्ली में, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है NCERT। NCERT की आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और NCTE का स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है ये भी आप बताएंगे, ठीक है। बताना ज़रूर मुझे, आई विल वेट। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, प्रेजेंट में पूछा है, वो कौन है। तो कौन है आपको बताना है। तो धर्मेंद्र प्रधान इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये इन्होंने पूछा है। तो कथक किसका है हमारा, ये उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। तो ऑस्कर आपको पता है किस में मिलता है, सिनेमा में मिलता है, सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा तत्व सबसे कठोर है। और इसका आंसर भी सब जानते होंगे। तो हीरा इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये सबको पता ही होगा कि जो सबसे कठोर तत्व है हमारा, तो वो हमारा है हीरा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है। ये आपको बताना है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा 1 अगस्त। तो जो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात करें, तो डूरंट कप जो है उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है सबको पता ही होगा। तो इसका आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल का जो है वो डूरंट कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45, उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये करंट का एक क्वेश्चन मान सकते हैं हम इसको, और मान कह सकते हैं ही, क्योंकि किया जा रहा है, इस तरीके से इन्होंने पूछा है।
तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा भोपाल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बीच बीच में आपसे, तो आपको थोड़ा सा डे टू डे क्या चल रहा है तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। तो उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा हमारा भोपाल। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न पूछना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। प्रश्न पूछना कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है। तो देखो, वाद विवाद करवाओगे, जब डिबेट करवाते हो क्लास में तो बच्चा रुचि लेगा, कुछ बच्चे लेंगे कुछ बच्चे नहीं लेंगे। लेकिन श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हो तो वो तो आपको भी पता है, श्यामपट्ट का उपयोग करते हो तो कितने बच्चे रुचि लेते हैं। कहानी कहना इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट ये रट लो आंसर। अगर ऑप्शन में आपका प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछना सबसे सही उत्तर माना जाता है। क्लास को इंटरेक्टिव बनाए रखने के लिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर आप क्लास में क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चा अवेयर नहीं होता, पूरे 40 के 40 बच्चे अवेयर होते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है कि कहीं मैम हमसे ना पूछ ले, तो कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो प्रश्न पूछना इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, और इसका उत्तर सबको पता है, शुतुरमुर्ग, जो कि मैंने पहली बार देहरादून के जू में देखे थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है। तो आपको ये बताना है, योजनाएं भी बहुत लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने इस टाइम पे, तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि गांव की बेटी योजना का लाभ मिलता है तो किन्हें मिलता है। तो वो गांव की बेटी पर समझ आ ही रहा है, तो ग्रामीण लड़कियों को इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक किसने लिखी है। सुदीप नागरकर, ईरा त्रिवेदी, चेतन भगत या फिर नीरजा चौधरी। तो आपको ये बताना है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है नीरजा चौधरी, और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का क्या कारण है, कि जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसका अधिक कारण क्या है। तो उपरोक्त सभी, कुपोषण भी है, चिकित्सा का अभाव भी है और अशिक्षा भी है, तो ये सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जोंक, सर्प, केंचुआ, सेंटीपीड। ठीक है, तो इस ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आंसर की इसकी नहीं आई थी ऑफिशियल आंसर की, तो जो भी आंसर्स मैं बता रही हूँ मैंने खुद सर्च किए हैं, तो वही आंसर्स मैं बता रही हूँ। बट कहीं कोई कैंडिडेट अपना अगर सजेशन रखना चाहता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकता है कि मैम नहीं, इसका आंसर या ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हर किसी से होती है। बट जो मैंने इसका आंसर था, जो मैं जो बता देती हूँ इसका क्या आंसर था, कि जो किस में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ये आपको बताना है, जोंक, सर्प, केंचुआ या फिर सेंटीपीड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप ही बताना कमेंट में कि क्या हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सर्प। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 53, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है, और किसने की थी ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और कुछ कैंडिडेट देते हैं आंसर कमेंट में, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। बाकी 1873 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप लोग मुझे बताओगे किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 55 की बात करें, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की जो गति होती है उसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज़, बाइट, ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हर्ट्ज़ में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट मान का कितना बाइट होता है, 1000, 1004, 1024 या फिर 2041। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1000।
क्वेश्चन नंबर 57, सीखने को प्रभावित करता है, लर्निंग को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है? प्रशासनिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक वातावरण। तो इसका जो मेन है हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण की जो सीखने को प्रभावित करता है वो हमारा होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसका आंसर 1024 हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से मैंने बता दिया 1024। उसके बाद हमारा है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है, मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा विद्यापति जी। देन उसके बाद आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो मराठी में भी होता है, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, लेकिन तमिल में नहीं होता है। तो ये आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अभी बाकी के ये टोटल 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो का, जैसे लास्ट वीडियो का मैंने टारगेट रखा था 200+ व्यूज़ आने पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो 200 से काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो इस वीडियो का टारगेट भी है कि 200+ व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग जो बचे हुए हमारे 40 क्वेश्चंस थे लास्ट के, वो हम करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, दैट्स वाई मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ इस सीरीज़ को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और सपोर्ट देंगे। और आपके कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करेंगे, और सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो शुद्ध शब्दों को पहचानिए। तो यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आध्यात्मिक, और जहाँ कहीं मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, यह विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे देखो, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, गुणवाचक विशेषता नहीं बता, गुण नहीं बता रहा है, कोई संख्या तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा है यहाँ पे कि 1 2 3 4 कुछ नहीं बता रहा है। तो परिमाणवाचक है, क्वांटिटी आप इंग्लिश में जिसे जानते हैं। तो थोड़ा सा, एक क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा पानी चाहिए, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 63। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कभी किसी का नाम हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे जो गाय है वो हमारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध करवाती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कहूँ कि नंदनी गाय, ठीक है, नंदनी गाय या सीमा गाय या कुछ भी नाम रख सकती है, जब मैंने उसका नामकरण कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय कोई नाम नहीं है कि पूरी जाति को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा शब्द है सर्वनाम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, और तीसरा ऑप्शन है कौन, और चौथा ऑप्शन है इधर। तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम आपको पता होंगे, सर्वनाम क्या होते हैं? जो हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो इनमें जो आपका सर्वनाम शब्द है वो इधर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। इसमें जैसे संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है राधा, ठीक है। तो राधा के बारे में आप जैसे कि बता रहे हैं कि राधा ये है, राधा वो है, तो वह, यह, कुछ, क्या, कौन, ये सारा क्या हो जाते हैं? हमारे सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा सर्वनाम नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 65, मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? तो मानव शब्द से आपका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपका माननीय। इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शब्द का विशेषण बनेगा माननीय।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपका है बहुव्रीहि समास, ठीक है। पीला है अंबर जिसका, तो कौन है, किसे कहा जाता है पीताम्बर, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। तो पुनर्जन्म का ये संधि भी पूछी जाती है काफ़ी। तो हमारा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः जमा जन्म, ये हमारी विसर्ग संधि है। 68 है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ग्रीष्म मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्मी। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, चूरन का तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही जो यूज़ होते हैं, जो चेंज नहीं हुए हैं, एज इट इज़। सम मतलब समान, इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चक्षु सबको पता है कि क्या होता है, आंखें होती है ना, तो चूर्ण, ठीक है, चूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा शब्द तद्भव है, जो चेंज होके यूज़ होते हैं, जो संस्कृत के शब्द है लेकिन अब वो हिंदी में हमारे जो है चेंज होके यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है मधुप, मधुकर, भ्रमर या फिर भंवरा। तो भंवरा इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यथार्थ शब्द का विलोम है, ठीक है। तो यथार्थ शब्द का विलोम है हमारा, क्या हो जाएगा, कल्पना। तो इसका जो ऑप्शन है वो 20 सही हो जाएगा। यथार्थ मतलब जो सच है, सत्य है, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल रियलिटी है एक तरीके से, ठीक है, उसमें कोई भी कल्पनाएं नहीं है। उसके बाद है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, इसमें रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। लेकिन रेखांकित कोई शब्द है नहीं यहाँ पे, तो परीक्षा में इसका आंसर हो जाएगा, आपको वाक्य पढ़ने पे पता चल ही रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 74, वर्ण का एक कौन सा अनिकार्ती शब्द नहीं है। इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये नहीं वाले क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करने हैं। तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, और वर्ण हमारा शब्द भी नहीं कहेंगे, वर्णन करना हो सकता है कि वर्ण करो। तो शब्द इसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही आंसर है, कि शब्द मतलब नहीं होता, वर्ण का अक्षर होता है इसका मतलब, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का क्वेश्चन है, 19-20 होना। तो अत्यधिक अंतर होना, एक दूसरे से कुछ अच्छा होना, ये तो होगा नहीं, पक्षपात करना भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा है बाह्य समानता, और ये भी नहीं होगा। तो 19-20 का मतलब होता है बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होना, हल्का सा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। अत्यधिक अंतर होना, लेकिन 19-20 का फ़र्क होता है बिल्कुल हल्का सा अंतर होना, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो जो हमें सूटेबल लग रहा है तो हम उसकी ओर जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, जो गीतावली है इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है, पहला ईश्वर दास, दूसरा है रामानंद, तीसरा है तुलसीदास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जिन्होंने गीतावली लिखी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा तुलसीदास जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, व्याकरण के बिना भाषा लगती है। व्याकरण बिना कैसी लगती है भाषा, अति सुंदर, प्रभावी, कर्णकटु। तो कर्णकटु लगती है, कर्णप्रिय तो लग नहीं सकती अगर व्याकरण नहीं है भाषा में, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, ठीक है, मंजिल तक पहुंचने का जरिया, उसे साधन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा है एकमात्र, देखो यहाँ पे संसाधन भी बोल सकते हैं, बट एकमात्र बोला है कि यही एक संसाधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एकमात्र, यही एक संसाधन, तो एकमात्र आगे, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग ठहरा सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, गणित एवं विज्ञान सीखने में प्राय प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है गणित एवं विज्ञान सीखने में? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, कि बच्चा बार बार ट्राई करता है, उससे गलती होती है और वो सीखता है। और ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ, थॉर्नडाइक जी की दी हुई थ्योरी है, जो कि उन्होंने बिल्ली पर की थी, और आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। स्किनर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सोच के थोड़ा सा सोचो, किसने दिया था?
कोलर ने दिया था, और मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने, जो कि मेरे फेवरेट वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 80, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। नहीं पूछा है इन्होंने। श्रव्य शिक्षण जो सुनकर जो सुन के हम जो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करते हैं उनमें से कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। रेडियो आप लोग सुनते हो, टेलीफोन सुनते हो, ग्रामोफोन सुनते हो, लेकिन भ्रमण तो आप थोड़ी सुनते हो, तो वो सुनने वाला आपका TLM नहीं है, टीचिंग लर्निंग एड आपका नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भ्रमण। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है। अब हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं पूरी भरपूर वाली कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितने बीएड के एंट्रेंस की जो टेस्ट पेपर सॉल्व कराए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सबसे ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी वाला पेपर मुझे यही लगा है। और आप लोग भी साथ साथ वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर ये नंबर सीरीज़ है, आपको पता करना है। तो देखो सिंपल सा है, 4 से 10 के बीच में कितना गैप है? 6 का गैप है। ठीक है। 10 से 22 के बीच में कितने गैप है? 12 का गैप है। और 12 से 46 के बीच में 24 का गैप है, यानी इसका डबल हो रहा है। 6 कम से 6 12, सॉरी 6 का डबल हो गया 12, 6 और 6 12, 12 और 12 24। अब 24, ठीक है। अब 24 और 24 कितना होता है? 4 और 4 8, और ये 48 होता है। ठीक है। तो अब 46 से लेकर जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 48 का गैप आ जाएगा। ठीक है। तो 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल कर दो 48। ठीक है। तो 46 में 48 जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 + 6 कितना हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 14, 4 इधर आ गया, देन 4 + 4 8 एंड ये 9। तो ऑप्शन में हमारा 94 आंसर है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है। तो यहाँ पे देखो A 1 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, H 8 पे आता है, M 13 पे आता है। ठीक है। यहाँ पे Z है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर जो अल्फ़ाबेट होगा वो कौन सा है। तो देखो A के बाद कितना है? 4, तो कितने का गैप है? 3 का। 4 के बाद क्या है? 8, कितने का गैप है? 4 का। 8 के बाद कितना है? 13, 5 का गैप है, तो यानी 3 4 5, तो नेक्स्ट गैप कितने का हो जाएगा? 6 का। तो 13 में आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस करोगे तो 9, और ये 19 नंबर पे हमारा S आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा S। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। एडिशन को ये लिखा जाता है तो टाइड को क्या लिखा जाएगा? देखो सिंपल सा है, टाइड यहाँ देख लो बन रहा है क्या इससे? तो बन रहा है TIDE। ठीक है। तो अब हर नंबर के नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर नंबर का एक, जैसे E का कोड 3 है, D का कोड 8 है, I का कोड 9 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला क्या है? T। तो T का कोड देख लो आप लोग, 4 नंबर पे है तो T1, तो 1 हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद है I का कोड क्या है हमारा? 9। ठीक है। उसके बाद हमारा D का कोड क्या है हमारा? 8। और उसके बाद हमारा E का कोड क्या है? 3। तो 1983 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि DH E6 EZ और G इज इक्वल टू N है तो K का क्या होगा? देखो D आता है हमारा 4 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, डबल हो रहा है, 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, G 7 पे, N 14 पे, 7 और 7 14, डबल हो गया। तो K 11 है, 11 का डबल करोगे 22, और 22 नंबर पे आपका आता है V। ठीक है। और आपको नंबर सीरीज जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा, और मैंने इसको ट्रिक से याद किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक से मैंने इसको याद किया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो ले आऊँगी, तो उससे आपको भी हेल्प हो जाएगी। बाकी वैसे ऐसे कोई नीड नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। मुख, हाव भाव, संगीत। तो मुख से आपके हाव भाव झलकते हैं, और संगीत जो हमारे मुख से क्या झलकते हैं? हाव भाव। तो संगीत का ध्वनि, कान, धुन, यंत्र। तो संगीत से क्या झलकती है? आपकी धुन। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। जीतने पर प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें निराशा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। यदि इसका अर्थ ये है, देखो यहाँ पे देखो 2,
यहाँ पर बोला है इन्होंने डिवाइड का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर 6, और इन ये जो हमारा गुणा का निशान है इसका अर्थ भाग है, तो गुणा के बदले हम लोग भाग लगा देंगे, फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है तो 2 आ गया। अब ये 6 से 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 प्लस में और ये 2, सबको प्लस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। होप आपको मैं रीजनिंग समझा पा रही हूँ ठीक से, मुझे तो समझ आती है। मैं पहली बार रीजनिंग की वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी रीजनिंग की वीडियो नहीं बनाई है, और पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं। बाकी जो सब्जेक्ट है मैं पढ़ा लेती हूँ, बट रीजनिंग आई थिंक पता नहीं आपको समझ आ रही होगी कि नहीं। ईजी है, बहुत कर लोगे आराम से। तो जितना मैं समझा पा रही हूँ ठीक है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ताकि मैं थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई कर सकूँ। तो विषम शब्दों को पहचानिए। विषम शब्द आपको पता ही चल रहा है, टमाटर, प्याज, आलू, गाजर सब ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं, टमाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। देखो 8 अप्रैल को सोमवार पड़ता है, तो बताइए कि तीसरा दिन कौन सा होगा। तो सीधा सा हिसाब लगा लो भाई, 8 अप्रैल को क्या है आपका मंडे, ठीक है। तो यहाँ से 7 को क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 30 हमें महीने का जो तीसरा दिन है उसका पता करना है। तो 7 तारीख का आपका क्या हो जाएगा, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वेंसडे, बुधवार। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, जो एक प्रिंसिपल है उसको कैसा होना चाहिए। तो छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, और वो एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर पता करना हो तो जो गिवन नंबर्स है उनको 4 से डिवाइड कर देना, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो इन तीनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, पूरा पूरा 1600 पूरा डिवाइड हो रहा है, चाहे आप करके देख लो। 4 कम 4, 4 9 4 3 12, 4 चौक 16, 400, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो लीप ईयर आपका 1600। तो कभी भी लीप ईयर निकालना हो तो गिवन सन को आप 4 से डिवाइड करके देख लो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो सिंपल सा है, लगा लो। पी है, यहाँ पे है, आर है, ओ है, पी है, ई भी है, यहाँ पे ई है, आर भी है, ठीक है। तो प्रॉपर तो बन जाएगा। उसके बाद है हमारा रैपिड, आपको देखना है। आर है इधर, ए है, फिर पी ओ आर टी, ये भी बन जाएगा। उसके बाद है पी आई आर ए टी ई, ये भी बन रहा है। उसके बाद है ए डबल पी आर ओ वी ई, ठीक है। तो यहाँ पर वी नहीं है, देख लो यहाँ पे वी नहीं है, तो आपका ये अप्रूव नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो लास्ट वाला है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। इनमें से जो विजन फोन स्कोप में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाएगा। उपसर्ग जो आगे लगते हैं जिससे कोई एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वाला वर्ड बने, तो टेली, ठीक है। तो टेली जोड़ दोगे तो टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीस्कोप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, जो कि मुझे खुद सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा था, तो उन्होंने इसका आंसर 81 बताया है। और 81 में भी काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज मुझे कमेंट आया था, इससे पहले भी मैंने इस पेपर को सॉल्व कराया है कि इसका आंसर अलग होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व करके बताना, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मुझे नहीं आता। तो ये मुझे नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जितना आंसर पूछ के बताया 81 है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन की आंसर की, क्वेश्चन पेपर की आंसर की नहीं आई थी, ठीक है, सीधा मेरिट आई थी। तो आप लोग इसे सॉल्व करके बताना, जिससे भी ये क्वेश्चन आ रहा है समझ, तो प्लीज़ सॉल्व करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। बट मैंने जितना पूछा है और जिनसे पूछा है उनका वो यूपी पीसीएस का मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनको पता होगा, तो उन्होंने तो 81 निकाल के दिया है। क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्न में से कौन सी आकृति फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो ये हो सकता है, क्योंकि एक फ्रेंड है वो एक गाइड भी हो सकता है, फिलोसोफर भी हो सकता है, और एक गाइड है वो फ्रेंड भी हो सकता है, फिलोसोफर भी हो सकता है, और जो फिलोसोफर है वो गाइड भी हो सकता है और फिलोसोफर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क।
बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, आपका बहुत स्वागत है उस चीज़ के लिए। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो उसके वर्ग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10, फिर ये 11, फिर ये 12 और ये 13 और ये 14, टोटल आपके 14 वर्ग बनेंगे। तो इसमें 14 ऑप्शन में है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि आप कतार में दोनों सिरों से 11वें स्थान पर हैं तो आपके कतार में कितने आदमी हैं। देखो यहाँ से आप 11वें स्थान पर है और यहाँ से आप 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 11 और 1 माइनस कर देना 10, तो प्लस करोगे 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण बन रहे हैं, तो इसमें भाई 16 बन रहे हैं। एक बार गिन के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9 और फिर ये 10, देन उसके बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, एक और बन रहा था पूरा वाला 16 बन रहे हैं टोटल, ठीक है। अभी इसको गिन लेना आप लोग भी दोबारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि 7 सेब का मूल्य 105 है तो एक सेब का मूल्य 15 रुपये आ रहा है, तो 45 रुपये में आप लोग 3 सेब खरीद सकते हो, ठीक है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, और इसमें यह है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें देख लो, पहले बीज ही आएगा। अब देख लो सी ऑप्शन कहाँ है, तो पहला सी किस में दिया हुआ है, ये कट गए, तो बीज आ गया। बीज के बाद हमारा क्या होता है, बीज के बाद हमारा पत्ती, फूल, पौधा, भोजन क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका पौधा बनेगा, ठीक है। बीज लगने के बाद पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद आपका इसमें है डी पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, भोजन, ठीक है। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट वीडियोस थी, और होप मैं आपको समझा पाई हूँ। और ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली रीजनिंग की वीडियो है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सो मच। और किसी क्वेश्चन पे अगर आपको अपनी राय रखनी है तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे और आप मुझसे, हम ऐसे मिलकर ही सीखते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है। सो थैंक यू सो मच।